प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ को सौगात, बोले यूपी डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख ले। रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश अपनी पार्टी का नाम AK-47 रख ले। अयोध्या में रामलला की शरण में आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किए दर्शन, मनीष सिसोदिया ने संतों से लिया आशीर्वाद। मिर्जापुर में कोरोना के बाद डेंगू बुखार का कहर, मंडलीय अस्पताल में उमड़े मरीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक बुखार से पीड़ित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रुक करते उत्तर प्रदेश की खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार के 4 से 5 महीने बचे हैं, जो करना हो कर लो। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है। सपा प्रमुख बोले कि सरकार के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य और देश के काम की तस्वीरें लगा रहे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसका खुद ही शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को, जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या हो। वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। वहीं गोपाल सरस्वती स्कूल में PWD की योजनाओं का डिप्टी सीएम ने शिलान्यास किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए। प्रियंका के दौरे को लेकर कहा कि 2019 में भी प्रियंका ने दौरा किया था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बार भी नहीं पड़ेगा। जब सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब भी अमेठी में उन्हें हरा दिया था। मुख्यमंत्री के अब्बा जान के बयान पर कहा हम लोग RSS से निकले हैं। जब उनको मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, तब उन्हें काफी खुशी होती थी। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, इसको किस तरह से देखिए? देखिए, बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह जी के नाम से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों में हैं, उनको मैं नमन करता हूं।
कायाकल्प करने का काम कर रही है। तो अखिलेश यादव ने जब बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अखिलेश की सरकार पर निशाना साधा गया और अखिलेश को यह हिदायत दी गई बीजेपी की तरफ से कि अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह AK-47 रख लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब पहुंचे तो रायबरेली पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और साथ ही पुष्पगुच्छ देकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने काफी खुशी और जोशोल्लास के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि गोपाल सरस्वती स्कूल में PWD की योजनाओं का डिप्टी सीएम ने शिलान्यास किया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं अखिलेश और प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे भी डिप्टी सीएम। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए, डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा और साथ ही प्रियंका के दौरे को लेकर भी डिप्टी सीएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2019 में भी प्रियंका गांधी ने दौरा किया था लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बीजेपी ने हरा दिया प्रियंका की पार्टी और साथ ही सपा को भी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा सपा, बसपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन बीजेपी ने उन तीनों को हरा दिया। और इस खबर पर हमारे साथ ओम शंकर संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओम शंकर जी, जिस तरह से डिप्टी सीएम ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कटाक्ष का दौर चालू हो चुका है। डिप्टी सीएम आज जो है गोपाल सरस्वती स्कूल आए थे। यहाँ पर उनको कई लोकार्पण पर परियोजनाओं का लोकार्पण भी करना था। उसी सवाल, पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो है अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए। और प्रियंका गांधी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वो लोग सपा, बसपा, कांग्रेस सब लोग चुनाव मिलकर लड़ के देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। अब जो है जितनी सीटें हम पिछली बार जीते थे वो अब की बार उससे ज्यादा कहीं सीटें जीतेंगे। अब्बा जान के बयान पर भी उन्होंने कहा जब इनको मौलाना मुलायम कहा जाता है तो ये बहुत खुश होते हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया है, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जी ओम शंकर जी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ ही महीने बचे हैं, बीजेपी की सरकार जा रही है, वहीं बीजेपी दम भर रही है कि कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों को हरा चुके हैं और इस बार फिर से हराएंगे। तो जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? सरकार के ऊपर कितना भरोसा है जनता को और जनता किसकी तरफ झुकाव देती नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट मैदान में उतर चुकी है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हो, सब मैदान में उतर चुके हैं और प्रतिदिन जिले में कहीं न कहीं इनके सम्मेलन चालू हो चुके हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की और सपा और कांग्रेस की नाकामी बताने के लिए ये लोग घर घर दस्तक देना शुरू कर दिए हैं। जी, तो आगे की क्या रणनीति दिख रही है बीजेपी की? आगे की बीजेपी यही रणनीति कर रही है कि घर घर जाके अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में जो हाल हुआ है पिछली सरकारों में इस प्रदेश का, उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे। अब ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट मैदान में उतर चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी अब रामलला की शरण में है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने रामलला का दर्शन कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अयोध्या पहुंचकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अयोध्या के संतों ने मुक्त कंठ से विजय भव्य का आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी और रामलला के सामने पेश होकर यही अर्जी लगाई है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिले। कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने
यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें, उनकी कृपा बनी रहे तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव तक आते आते इतनी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चल। उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के प्रति कार्यकर्ताओं में बढ़ता विश्वास और जनाधार का प्रभाव संगठन में दिखने लगा है। इस प्रभाव के चलते संगठन में अलगाववाद के रास्ते पर चल रहे पीयूष कांत वर्मा का साथ छोड़ते हुए दो प्रमुख नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश में ऋषि त्रिवेदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ही तत्काल प्रभाव से शामिल हुए अनुपम मिश्र को भी हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और कानपुर के राजकुमार सिंह को संगठन मंत्री के पद की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे पंकज तिवारी को प्रदेश संयोजक और हरिओम मिश्रा को संगठन मंत्री की जगह उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कानपुर के चमनगंज स्थित हलीम मुस्लिम इंटरमीडिएट कॉलेज को कक्षा 12 तक संचालित होता है और कोरोना काल में स्कूल न खुलने से यहां पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो वहीं स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल का कहना है कि मैनेजमेंट के पास फाइनेंस नहीं है। कोरोना काल में बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, जिससे फीस भी नहीं जमा हुई है, इसलिए ही शायद ऐसा हो रहा है। बता दें कि वेतन न मिलने से कई शिक्षक यहां से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। तो वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि हम कार्यवाहक प्रबंधन से तो कहते हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रबंधक ध्यान नहीं देते हैं। एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि बच्चों से फीस तो ली जा रही है, लेकिन शिक्षकों की जेब खाली है। टीचरों की सैलरियाँ मिली नहीं है लोगों की 4-5 महीने से। 1 साल से ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से सैलरियाँ देने में दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। तो मैम उससे पहले भी टीचर्स ने कहा कि आधी सैलरी मिलती है। हाँ, वो हम लोग भी बच्चों को भी डिस्काउंट दिया है, सैलरियों में हाफ कर दी, उस हिसाब से टीचरों को भी आधी सैलरी। की वजह से क्या बच्चे स्कूल में नहीं आते या फीस नहीं जमा होता? पिछले साल से बच्चे तो नहीं आए, इस बार जो आदेश हुए उसके हिसाब से आ रहे हैं। उसी तरीके से गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं आ रहे हैं। पुरानी टीचर्स भी यहाँ पर छोड़कर चली गई हैं मैम इस वक्त? हाँ, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो सैलरी ना मिलने की वजह से छोड़ के चली गई हैं। सैलरी की ये कि जब से कोविड हुआ तो हमारी हाफ सैलरी हो गई, लेकिन वो हाफ सैलरी आहिस्ता आहिस्ता इतनी पेंडिंग हुई है कि 5 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग होती है। हम लोग को अराउंड 10 डेज पहले अप्रैल की सैलरी मिली। जस्ट इमेजिन कि हाफ सैलरी, और यहाँ हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। और वो सैलरी हाफ मिलती है, वो भी ऑन टाइम नहीं, वो भी नहीं कि एवरी मंथ हमको मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही है। एंड दैट यूपी के कई जिलों में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच इन दिनों डेंगू और बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। ओपीडी में प्रतिदिन 500 से ज्यादा बुखार से पीड़ित मरीजों को देखा जा सकता है। साथ ही डेंगू के मरीज भी अस्पताल में आ रहे हैं। बदलते मौसम के बीच इन दिनों वायरल बुखार का प्रकोप तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जिले के मंडलीय अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोगों की भीड़ दूर दराज से इलाकों में आ रही है। बुखार से बच्चों से लेकर बड़े तक पीड़ित है। इलाज कराने आए लोगों का कहना है कि अस्पताल में खास व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। मरीज और उनके तीमारदारों की बहुत भीड़ है। वहीं मंडलीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आलोक ने कहा कि इस समय बुखार और डेंगू के मरीज आ रहे हैं। हमारी तरफ से लोगों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। इस समय वायरल फीवर के लगभग 70 से 80 मरीज पर डे आ रहे हैं। ज़्यादातर तो बहुत सीरियस नहीं होते हैं तो दवाई लिखवा के चले जाते हैं। कुछ अगर सीरियस होते हैं तो उनको एडमिट भी करना पड़ता है, तो एडमिट करते हैं हम उनको। और डेंगू के बारे में बताना है कि 1-2 मरीज 3 मरीज पर डे आ रहे हैं एडमिशन। और वर्तमान में मेरे पास वार्ड में 4 मरीज भर्ती हैं। वार्ड में हमारे पास इसके लिए सारी व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है। हमारे पास मच्छरदानी युक्त बेड हैं, समर्पित स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है।
और इस खबर पे हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। जिस तरह से अस्पतालों में बुखार की वजह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, संतोष क्या कहेंगे इस पर? जी, यहाँ पे देखिए डेंगू बुखार का जो प्रकोप चल रहा है मिर्जापुर जनपद में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में बुखार से पीड़ित जो है पेशेंट और तीमारदार लाइन लगाकर खड़े रहे। यहाँ पर जिलाधिकारी से लेकर सारे प्रशासन स्तर के सभी अधिकारी जो है डॉक्टर को निर्देशित किए हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी न हो और सबको जो है इलाज मिले। लेकिन डेंगू के बुखार का जो परसेंटेज है यहाँ जनपद में कम है। अभी तक यहाँ पर 4 मरीज देखने को मिले हैं। इससे पहले 3 और आए थे जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेंगू का प्रकोप चल रहा है। खासतौर से बुखार जो चढ़ रहा है लोगों को, ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। जिसको भी बुखार हो रहा है वो हफ्तों ले रहा है, उसका यहाँ पर इलाज चल रहा है। जी संतोष, इतनी बुखार की भीड़ देखने को मिल रही है, लोग पीड़ित हैं, उनके तीमारदार और मरीज सभी अस्पताल में हैं और कोरोना काल भी है, तो प्रशासन क्या कर रहा है इस पे? शासन ने यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो कहीं न कहीं सरकार की मंशाओं को फेल करने में लगी है। पूरी तरीके से जो है सरकार तीमारदारों को, मरीजों को सुविधाएं देने का कार्य कर रही है, लेकिन सरकारी तंत्र यहाँ पर जो है वो ढीला हवाली करते हुए इलाज कायम करी हुई। जी संतोष, सरकार की तरफ से इस बुखार और डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? डेंगू को रोकने के लिए यहाँ पर लगातार मास्क और सैनिटाइजर का व्यवस्था किया जा रहा है। कीटनाशक दवाएं छिड़काव हो रही है। मोहल्ले मोहल्ले में जो है नगर पालिका गाड़ी चला रही है, हकिंग करा रही है और जिला अधिकारी स्तर से जो है डेंगू विभाग अलग से बनाया गया है। इसके लिए 4 डॉक्टर लगाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेंगू के पेशेंट को ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां जनपद में बढ़ते डेंगू मलेरिया के मरीजों को देखते हुए प्रभावित इलाकों के तालाबों में डेंगू के लार्वा को समाप्त करने वाली गंबोजा मछली को छोड़ा गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने तिरवा रोड स्थित धीरा तालाब में डेंगू के लार्वा को समाप्त करने वाली लगभग 200 गंबोजा मछली को छोड़ा। उन्होंने धीरा तालाब के अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्र कन्नौज के अन्य 3 और तालाबों में डेंगू के लार्वा को बढ़ने से रोकने हेतु आज गंबोजा मछली को छोड़ा है। जिलाधिकारी ने सभी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी को एवं अधिशासी अधिकारी कन्नौज को नगरीय क्षेत्र के प्रभावित तालाबों व जल स्थलों में गंबोजा मछली छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। जिन गांवों में डेंगू के केसेस आए हैं या शहरी क्षेत्र में जो तालाब हैं, तो उसमें चूँकि पानी भरा रहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डेंगू के मच्छर वहाँ पनपें। तो इसके लिए इन तालाबों में गंबोजा मछली जो डेंगू के लार्वा को ही खाती है, वो मछलियाँ डलवाई जा रही हैं। तो वो उसके पड़ने से ये मछलियाँ डेंगू के लार्वा को खा लेंगी, तो फिर डेंगू का डेवलपमेंट है। वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के ब्लॉक भवनापुर अंतर्गत ग्राम गोपिया में रमेश पुत्र धर्मराज की राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर एसडीएम डुमरियागंज त्रिभुवन प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बताते चले कि इटवा भाजपा विधायक व प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और डूबे हुए व्यक्ति की तलाश जारी की। एसडीएम ने पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया है कि एनडीआरएफ की टीम शव को जल्दी ही ढूंढ लेगी। साथ ही आर्थिक मदद प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिजनों को दी जाएगी। ओमर वैश्य युवजन संघ मिर्जापुर की मासिक बैठक संघ के कोषाध्यक्ष अंकित गुप्ता के निवास स्थल बदली कटारा पर संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार एडवोकेट की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती को युवजन संघ स्थापना दिवस के रूप में इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाएगी और इस अक्टूबर पर 1000 पौधारोपण युवजन संघ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मरीजों को फूल व दूध का वितरण भी किया जाएगा। बैठक का संचालन महामंत्री द्वारिका नाथ गुप्ता ने किया।
प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव के बड़े पुत्र विधासाग यादव उर्फ गंगा यादव लखनऊ में महानगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में तैनात है। उनकी पत्नी सुमन यादव का बीती रात लखनऊ में ब्रेन हैमरेज से देहांत हो गया। निधन की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, शोक की लहर दौड़ पड़ी। इसके अलावा आजमगढ़ व आसपास के जनपदों के समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता पूर्व मंत्री के घर पर पहुंचने लगे। पूर्व मंत्री के छोटे पुत्र संग्राम यादव वर्तमान में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। बता दें कि सुमन यादव प्राथमिक विद्यालय लखनऊ में अध्यापिका थी। संवेदना व्यक्त करने वालों में पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव, राकेश यादव, गुड्डू एमएलसी, नफीस अहमद, विधायक आलम बदी समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ी जब ये उन्हें दुखद संदेश मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उपस्थित हुए, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री के घर पर शोकाकुल देखने को मिला। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव के बड़े पुत्र विद्यासागर यादव उर्फ गंगा यादव लखनऊ में महानगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में तैनात है और उनकी पत्नी सुमन यादव का बीती रात ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया। वहीं निधन की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई और कई बड़े लोग वहां पे शोक व्यक्त करने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने लोग वहां पे अपनी सांत्वना देने पहुंचे। सरकारी राशन की दुकान पर फ्री राशन का खेल चल रहा है। प्रति यूनिट अनाज में 1 किलो कम अनाज दिया जा रहा है। कोटेदारों से अधिकारियों की मिलीभगत के चलते चल रहा है ये खेल। जनता की शिकायत पर कोटेदार धमकी दे रहा है। वहीं बता दें कि कोटेदार का कहना है कि 1 लाख देकर एसडीएम को ही खरीद लेंगे और जरूरत पड़ने पर 10 लाख भी दे देंगे। कोटेदार की धमकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला पहाड़ी ब्लॉक के नानहूपुर गांव का है। वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात भी कही है। सोशल मीडिया पे कोटेदार का वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें धनराशि के बारे में बात की जा रही थी, तो उसकी हमने प्रारंभिक जांच कराई है और वीडियो की वो पुष्टि होने पे तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है। उसकी जांच करके उसके कोटा निरस्त करने की। लखीमपुर खीरी के विकास खंड बेहजम ब्लॉक प्रांगण में कृषक गोष्ठी का कृषि विभाग द्वारा आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य राम शंकर राज और शेखर श्रीवास्तव ने दी प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए हुए किसानों को कृषि के बारे में भी जानकारी दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिजवी, एडीओ एग्रीकल्चरल ब्रिजेश ने कार्यक्रम में अपने व्यक्तित्व रखे। रायबरेली में अराजक तत्वों द्वारा मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। मूर्ति खंडन के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर, सीओ सिटी, मिल एरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के कसेहटी गांव का है। गिरा के इसको तोड़ दिया किसी। कब से स्थापित है यह मूर्ति? करीब 30 साल से। आप यहाँ के पुजारी हैं? सुल्तानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात युवक का शव झाड़ियों में देखा गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के नौगवा तीर रोड का है, जहां आज सुबह सीताराम बागिया में एक अज्ञात युवक का शव देखा गया।
ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो मिले शव की पहचान शुभम पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी थाना जामो जिला अमेठी के रूप में हुई है। मृतक युवक का विवाह साल 2016 में किरण पुत्री ज्ञान प्रकाश कस्बा कुड़वार से हुई थी। आपसी मनमुटाव के चलते दोनों परिवारों में तनातनी का माहौल बना हुआ था और दहेज व गुजारा भत्ता का मुकदमा न्यायालय में चल भी रहा है। पुलिस की शिकायत जांच पड़ताल में मृतक युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। घटनास्थल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना जामो जनपद अमेठी के निवासी हैं का शव पाया गया है। शव पर चोट के निशान हैं और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मृतक अपने ससुराल के इर्द गिर्द देखा गया था। ससुराली जन से इसके संबंध इस समय ठीक नहीं चल रहे थे। शव को कब्जे में लेकर इनके परिजनों को सूचित किया गया है। उसका पोस्टमार्टम तथा अग्रिम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना पाकबाड़ा के ग्राम उमरी सब्जीपुर से उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता की हत्या की जानकारी ग्रामीणों को मिली। ग्रामीणों ने जब मृतका के घर पहुंचकर देखा तो मृतका की मौत हो चुकी थी और उस समय घर पर कोई नहीं था। इलाके के लोगों ने मृतका के परिजनों को सूचित किया और जिस पर मृतका रानी के परिजन गांव उमरी सब्जी पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकबड़ा पुलिस को दी गई। पाकबड़ा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक लड़की घटना हो गई हमारी भतीजी की। क्या नाम था भतीजी का? रानी। शादी कब की थी आपकी? 2019। क्या चलता था? मारपीट? मारपीट दहेज मांगता था बाइक। पीछे भी झगड़ा होता था? नहीं, पीछे कोई झगड़ा नहीं। हाँ, पीछे होती। रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि लड़की को जो है मारते पीटते थे। पूर्व में भी जो है एक बार झगड़ा हुआ है और पुनः जो है इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। नहीं, जैसे आप गांव पहुंचे हैं तो कोई हाथ लगाया आरोप को दिखा? अभी इसकी जानकारी नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।